हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 12.1 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी वीडियो है यानी कि चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 11 तक कंप्लीट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अब आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? तो यहाँ एक आई बटन आएगा, उस आई बटन पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखो, इस प्रश्न में मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने को मिली है, जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गणितीय संक्रिया क्या होती है, फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम चर और अचर को समझते हैं कि वो क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अचर किसे कहते हैं? जो आपने गणित में संख्या पढ़ी है, जैसे 1, 2, 3, फिर अनंत तक की संख्या, फिर -1, -2, -3, फिर अनंत तक की संख्या, फिर उसके बाद 1/2 है ना, 0.5। तो ये जितनी भी संख्या हमने पढ़ी है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये सभी संख्या क्या होती है? अचर होती है। ठीक है, जो हमने आज तक पढ़ी है वो सभी क्या है? अचर संख्या है। और इनका मान निश्चित होता है। निश्चित का मतलब 1 का मान 1 ही रहेगा, 2 का मान 2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, है ना। तो इनका मान निश्चित होता है। किसका? अचर का मान क्या होता है? निश्चित होता है। तो फिर चर किसे कहते हैं? तो जब हम इन संख्याओं को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूप में लिखते हैं, जैसे x, y, z, तो ये x जो है, y जो है और z जो है, इसको हम चर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इनका मान जो होता है ना, वो अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित कैसे होता है? तो देखो, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है x+2। ठीक है, अब इसका मान बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर मान लो मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये जो x है ना, इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अचर संख्या, जो हमारी जो संख्याएं हैं जो निश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर संख्या। और जिनका मान अनिश्चित होता है उनको हम कहते हैं चर संख्या, जैसे x+y+z। तो चर और अचर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं ये गणितीय संक्रिया क्या होती है। तीसरा जो हमारा शब्द है, गणितीय संक्रिया। तो जो हम गणित में प्लस, माइनस, गुणा, भाग, है ना, वर्ग, घन, ये जो हम करते हैं, इनको हम गणितीय संक्रिया कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गणितीय संक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? चलो, चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया, गणितीय संक्रिया भी समझ में आ गई। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक होता है कि जब मैं चर और अचर और इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई गणितीय संक्रिया लगा दूं, जैसे प्लस लगा दूं, या फिर माइनस लगा दूं, या गुणा लगा दूं, या फिर भाग लगा दूं, ठीक है, ये गणितीय संक्रिया इसके अंदर मैं लगाऊं, तो ये इन सबको मिलाकर जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आई? चर क्या होता है? इनका मान निश्चित नहीं होता। ठीक है, जैसे x, y और z, a b c d, है ना, ये सब चर संख्याएं कहलाती है। और अचर क्या होता है? जो आपकी गिनती होती है, 1, 2, 5, 3/4, तो ये सारी आपकी क्या होती है? अचर होती है। और बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब हम चर और अचर को प्लस, माइनस, गुणा, भाग के रूप में संयोजित करते हैं तो इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब प्रश्न समझो, पूरा समझ में आएगा। निम्नलिखित स्थितियों में, यानी इन स्थितियों में हमें चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजक बनाना है। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है संख्या x में से z को घटाना। तो ये x और z क्या है?
ये हमारे चर हो गए और गणितीय संक्रिया क्या हो गई, घटाना। तो x में से z को घटाना है, यानी x पहले आएगा फिर z आएगा और मुझे इसको घटाना है। अब ये आपका चर हो गया, ये भी चर हो गया और इसको हम घटा रहे हैं, तो ये हमारा बन गया बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अचर आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चर आ गया इसका मतलब वो बीजीय व्यंजक है। ठीक है। दूसरा देखो, संख्याओं x और y के योग का आधा। अब देखो कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। जब भी आपको पूछे ये आधा कितना होता है, तो देखो आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक है। तिहाई कितना होता है, तो तिहाई होता है 1/3। चौथाई कितना होता है, तो चौथाई होता है 1/4। ये याद करना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, काम आएंगे आगे। आधा 1/2, तिहाई 1/3, चौथाई 1/4। ठीक है। अगर दुगुना पूछे, कितना पूछे, दुगुना। दुगुना पूछे तो 2 का गुणा करो। तिगुना पूछे तो 3 का गुणा करो। ठीक है। चौगुना पूछे तो 4 का गुणा करो। तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि हमें जो संख्या दी है कौन सी, x और y, इसका योग करना है। तो हम x और y को जोड़ देते हैं। ठीक है। x प्लस वाई हो गया। अब इसका आधा, इसका आधा मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद में, x प्लस वाई करने के बाद में इसका आधा, तो इसको कोष्टक में कर लो और यहाँ आधा कर लो। ठीक है। तो ये x प्लस वाई का तो योग हो गया और इसका क्या हो गया, आधा हो गया, 1/2 हो गया। समझ में आया, आधा कर दिया हमने इसका। चलो, संख्या z को स्वयं से गुणा कराना। तो z को स्वयं से यानी z से गुणा कराना। और किसी संख्या का खुद से यानी स्वयं से जब गुणा होता है तो उसे हम z की घात 2 लिखते हैं। ये भी आपको आना चाहिए। इसे z का वर्ग भी पढ़ते हैं। ये जो ऊपर घात 2 का निशान है इसको हम क्या बोलेंगे, z का वर्ग। ठीक है। अब चौथा देखो, संख्या p और q के गुणनफल, यानी p और q का गुणा करना है। फिर गुणनफल का 1/4 यानी गुणा करने के बाद उसमें 1/4 को भी गुणा करना, यानी 1/4 यानी 1/4 करना। ठीक है। तो p और q का गुणनफल यानी p और q का गुणा, फिर इसके आगे कितना लगा दो, 1/4, क्योंकि 1/4 भी इसका करना है और इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ/4, ऐसे भी लिख सकते हैं PQ × 1/4। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। चलो, फिर अगला है पांचवा, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ा जाता है। तो x और y और इनके वर्ग, देखो वर्ग क्या होता है, x के ऊपर घात 2, ये वर्ग का निशान है। तो ये x का वर्ग हो गया, फिर y का भी वर्ग, ये y का वर्ग हो गया। फिर इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। फिर अगला देखो, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में से, तिगुने में से, है ना, 3 गुणे में से संख्या 5 जोड़ना। तो हमें क्या करना, m और n का गुणनफल यानी m और n का गुणा कराना है। फिर इसके तिगुने यानी यहाँ 3 का और गुणा कर दो, ये तिगुना हो गया। 3 मतलब तिगुना, 3 का और गुणा। ठीक है। फिर इसमें 5 जोड़ा जाता है, फिर अलग से हम इसमें 5 जोड़ेंगे। m और n का गुणनफल, फिर इसका तिगुना और इसमें 5 जोड़ना। समझ में आया। अगला देखो सातवां, 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना। किस में से, 10 में से किसका गुणनफल, y और z का, y और z का गुणा और घटाना। फिर अगला देखो, a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। तो किन के योग को घटाना, a और b के योग को ही घटाना। तो जैसा प्रश्न कहता है वैसा करो। पहले प्रश्न क्या कह रहा, a और b के गुणनफल में से, तो ये हो गया a और b का गुणनफल यानी गुणा में से उनके योग को, किन का योग, a और b का योग, तो ये हो गया a प्लस b, और इसको क्या करना, घटाना, यानी इनको जोड़कर हमें क्या करना है, घटाना है।
समझ में आया? तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। अब है प्रश्न संख्या 2 का पहला। बहुत मज़ेदार प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है? तो अच्छे से समझना इसको। निम्नलिखित व्यंजकों, यानी हमें यहाँ पर बीजीय व्यंजक दे रखे हैं नीचे की ओर, पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो इसमें पद क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, इसको अब हम समझेंगे तथा इनको पेड़ आरेख से दर्शाइए। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि ये पद क्या होते हैं। जैसे मैं कोई बीजीय व्यंजक लिखता हूँ x+3 और x-3, ठीक है? तो जब बीजीय व्यंजक में आपके प्लस और माइनस का निशान आता है तब निर्माण होता है पद का। किसका? पद का। तो बताओ, इसमें आपके प्लस है और इसमें माइनस है, तो जब प्लस माइनस होता है तो इसमें कितने पद बने? कितना प्लस आया? 1। तो प्लस के इस तरफ ये एक पद और ये दूसरा पद, इसमें भी ये एक पद और ये दूसरा पद। तो जब प्लस और माइनस आता है तो पदों का निर्माण होता है। जैसे मैंने लिखा x⁴ + 3x + 5, तो इसमें कितने पद बने? तो देखो, ये एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। आ रही है ना बात समझ में? जब यहाँ प्लस और माइनस, यानी बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस होता है तब तो आपका पद बनता है। अब गुणनखंड कब बनता है? जब बीजीय व्यंजक के अंदर गुणा और भाग का निशान आता है। जैसे भाग को हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 3 × x, तो यहाँ कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब इसमें गुणे का निशान है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × x। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है x⁴, तो x⁴ का मतलब होता है x का 3 बार गुणा हो रहा है, यानी x × x × x। तो मैं इनको ये गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूँ। जैसे मान लो इस प्रकार से है आपके पास में 2/x⁴, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/x⁴ का मतलब x × x, यानी x का 2 बार गुणा हो रहा है। तो ये गुणनखंड है, इसमें पद नहीं बनते, ठीक है? समझ में आया? जैसे मान लो ये उदाहरण है, ये वाला, तो इसमें कितने पद है? तो प्लस माइनस है, तो यहाँ एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। फिर ये देखो, इसके अंदर गुणनखंड हो रहा है। इस पहले पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, पहले पद में गुणनखंड हो रहा है। x⁴ का मतलब होता है x का x से गुणा, तो ये गुणनखंड हुआ। इसमें भी इन दोनों के बीच यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, यानी इसमें भी दूसरे पद में भी गुणनखंड हुआ। क्या गुणनखंड हुआ? 3 × x हुआ। अब इसमें कोई गुणनखंड नहीं है। तो पद और गुणनखंड क्या होता है, समझ में आया? और मैंने जो ये यहाँ पर आरेख बनाया, इसी को हम पेड़ आरेख कहते हैं। तो चलो इसको कैसे करना है तो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ देखो, पहला प्रश्न ए क्या है? x-3। तो बताओ इसमें कितने पद है? तो देखो, माइनस के इधर ये पहला पद है, ठीक है, और ये दूसरा पद है, 2 पद है इसके अंदर। समझ में आया? मैं ऊपर की ओर लिख देता हूँ, x-3 ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब इसमें कोई गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये अकेला है और ये भी अकेला है। फिर b को देखो, b क्या है? 1 + x + x⁴, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है ना। इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये x⁴ है तो इसका गुणनखंड है। क्या है? तो इसको मैं x × x लिख सकता हूँ। या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें कितने x है? 2x है, एक x इधर और दूसरा x इधर, यानी इसमें 2x है और वो गुणे के रूप में है, ठीक है। फिर c देखो, c क्या है? y - y⁴। थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, y - y⁴। तो इसमें 2 पद है, ये पहला और ये दूसरा। इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें है। कितने हैं? y⁴, यानी y का 3 बार गुणा हो रहा है, यानी कितने y है इसमें? 3y, 1 2 और 3। इसमें 3y है और तीनों गुणे में है, ठीक है। फिर d देखो, d क्या है? यहाँ पर है 5xy⁴ प्लस 7x⁴ और y। तो इसमें देखो कितने पद है, तो यहाँ एक प्लस आया,
प्लस के इधर वाला और इधर वाला, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो इसमें दो पद ही है, ठीक है। लेकिन इसमें गुणनखंड खूब सारे हैं, यानी सब गुणे में है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ 5 के साथ x का गुणा और फिर y की घात 2 का भी गुणा है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें दो पद है टोटल। कितने पद है? दो, ठीक है। तो दो पद है, तो इसको हम एक काम करते हैं कि भाई इसमें कितने गुणे हो रहे हैं? 5 का गुणा हो रहा है एक, तो एक आपके x का गुणा हो रहा है, फिर y की घात 2 का मतलब इसमें जो है कितने y है? 2 y है, ये 1 और ये 2, ये इसके गुणनखंड होंगे। फिर उसके बाद देखो 7 का गुणा हो रहा है इसमें, फिर x की घात 2 यानी x का 2 बार गुणा हो रहा है, x गुणा x, फिर y का 1 बार गुणा हो रहा है, तो ये y। तो ये जो हम आरेख बनाएंगे इसी को हम पैड आरेख कहते हैं। फिर अगला देखो ई में क्या है? माइनस का AB प्लस 2B की घात 2 माइनस 3A की घात 2। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा इसको और विस्तार से लिखता हूँ, ठीक है। इसमें कितने पद है? ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा पद। तो मैं तीनों पद अलग अलग करके लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तो पहला पद क्या है? तो माइनस का a गुणा b, ये आपका पहला पद है, ठीक है। दूसरा पद क्या है? प्लस का 2ab स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर। और तीसरा पद क्या है? माइनस का 3a की घात 2, माइनस का 3a की घात 2। अब इसके गुणनखंड, तो इसमें दो गुणनखंड है, क्या क्या है? तो देखो यहाँ पर माइनस का a गुणा b, माइनस a गुणा b है। तो यहाँ माइनस का मतलब है कि यहाँ माइनस का 1 का गुणा हो रहा है, माइनस 1 का गुणा हो रहा है, इसको ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि अभी तक किसी में माइनस नहीं था इतना सारा, ठीक है। लेकिन इसका आप ध्यान रखना, इसको मैं इसलिए इस प्रकार से बता रहा हूँ। तो यहाँ माइनस 1 का गुणा है, माइनस का मतलब माइनस 1 है गुणा, फिर आपका a है और b भी है। फिर यहाँ देखो प्लस को हम नहीं लिखते हैं, प्लस को छोड़ देते हैं, माइनस का हो तो माइनस का 1 लिखते हैं, 2 है यहाँ पर। फिर b की घात 2 का मतलब कितने b है इसके अंदर? 2 b है, ये एक b और ये दूसरा b। फिर वापस यहाँ माइनस आया, तो माइनस का मतलब इसके अंदर माइनस 1 का गुणा हो रहा है। फिर ये कितना है? 3 है। फिर यहाँ पर a कितने हैं? 2 है, a गुणा a, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पैड आरेख बनाना आना ही चाहिए। अब है दूसरे का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो पद और गुणनखंड जो है वो अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर पद में बता जा चुका हूँ कि जब प्लस माइनस आता है तो वहाँ पद बनता है। तो देखो पहले प्रश्न में देखो यहाँ प्लस है, प्लस के इस तरफ एक पद और ये दूसरा पद, तो इसमें कुल मिला के दो पद है ना। तो यहाँ सबसे पहले मैं पद लिख रहा हूँ कि जो पद है वो बताओ आप क्या क्या है। तो एक तो आपका है माइनस का 4x और दूसरा है 5, तो यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, यानी एक पद ये है, दूसरा ये है, दो पद है टोटल। अब गुणनखंड बताने हैं मुझे, तो गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो देखो पहले तो माइनस का 4x है, उसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड होगा -1 × 4 × x, ठीक है। और 5 का जो गुणनखंड है वो 5 ही रहेगा, यानी कि 5 × 1 भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का 1 से गुणा कराने पर 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पद लिखे हैं और यहाँ इसके मैंने गुणनखंड लिखे हैं। -4x के क्या क्या गुणनखंड है वो यहाँ लिख दिया, और 5 के क्या गुणनखंड है वो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अब मैं पद और गुणनखंड ये नहीं लिखूंगा, जो फर्स्ट में आएगा वो आपका पद हो जाएगा, फिर उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने पद है? ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पर भी दो पद है, एक तो पद हो गया माइनस का 4x और दूसरा पद हो गया 5 और y। अब गुणनखंड है, तो गुणनखंड इसके क्या आएंगे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो माइनस का जो 4x यानी पहला जो पद है उसके गुणनखंड क्या है? -1 × 4 × x, और दूसरा जो पद है 5y, उसके क्या गुणनखंड है? तो 5 × y, 5 × y, ये दो गुणनखंड है इसके अंदर। फिर इसमें भी देखो दो पद, ये पहला और दूसरा, कौन कौन से पद हो गए? 5y और 3y की घात 2, ये आपके दो पद हो गए। अब गुणनखंड पहले पद में क्या गुणे हैं? तो
तो देखो 5 और y का गुणा है 5 इंटू वाई, और दूसरे पद में तो 3y की घात 2, इसके जो गुणनखंड है ध्यान से समझना, 3 का गुणा है इसमें, फिर y की घात 2 यानी y का 2 बार गुणा, y गुणा y, तो ये इसके अंदर गुणनखंड होंगे। फिर अगला देखो इसमें कितने पद है, देखो प्लस आया इधर और इधर, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो पहला पद है xy और दूसरा पद है 2x की घात 2 y की घात 2। अब इसमें जो पद हैं उनके गुणनखंड, तो पहले पद जो xy है यहाँ गुणे का निशान, यानी कि यहाँ x गुणा y है, और इसमें देखो इतने सारे गुणनखंड है। तो सबसे पहले देखो 2x की घात 2 और y की घात 2 में गुणनखंड बताना है, तो 2 का गुणा हो रहा है इसमें, x की घात 2 यानी x का 2 बार गुणा हो रहा है, फिर गुणा y की घात 2 यानी y का 2 बार गुणा हो रहा है। तो इतने सारे गुणनखंड है दूसरे पद में। फिर देखो पी क्यू प्लस क्यू, यानी इसमें भी 2 पद है, पहला पद क्या है पी क्यू और दूसरा पद क्या है क्यू। तो पी क्यू के जो गुणनखंड है वो है p गुणा क्यू और दूसरा है q, तो सिर्फ q है तो इसको मैं q गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, यानी एक गुणनखंड इस प्रकार का है। ठीक है, q लिखो तो भी चलेगा लेकिन मैं q गुणा 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि q का 1 से गुणा करेंगे तो q ही आएगा। फिर इसमें देखो कितने पद है, 1 2 3, टोटल 3 पद है। पहला पद है 1.2 AB, दूसरा पद है माइनस का 2.4 B और तीसरा पद है प्लस का 3.6 A। अब हमें इनके गुणनखंड, पहला पद क्या है 1.2 AB, तो इसके गुणनखंड क्या है 1.2 गुणा A गुणा B, ये इसके गुणनखंड है। फिर उसके बाद दूसरा पद है माइनस का 2.4 B, तो -1 गुणा, माइनस आया मतलब -1 गुणा 2.4 गुणा B, ये इसके अंदर गुणनखंड है। फिर तीसरा जो पद है उसको यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा पद, तो तीसरे पद में देखो 3.6 गुणा A, ये गुणनखंड है इसके अंदर। फिर इसमें देखो 2 पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो पहला पद क्या है 3/4x, दूसरा पद क्या है 1/4, तो 3/4x के अंदर क्या क्या गुणे में है, तो 3/4 गुणा x, ये इसमें गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर 1/4 में क्या गुणा है, तो 1 गुणा 1/4, ये इसमें गुणनखंड है। 1 का गुणा करा दो इससे, जो सिंगल है उसका 1 से गुणा करा दो। इसमें भी 2 पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। पहला पद क्या है 0.1 p की घात 2, दूसरा पद क्या है 0.2 q की घात 2। गुणनखंड बताओ, तो पहले पद में देखो 0.1 इंटू p की घात 2 बराबर, तो यहाँ देखो एक तो 0.1, फिर इसका गुणा किससे हो रहा है p की घात 2 से, यानी p गुणा p से, ये इसके गुणनखंड हो गए। फिर है 0.2 q की घात 2, तो यहाँ है 0.2 का गुणा और q की घात 2 मतलब q गुणा q। तो ऐसे आपको ये जो दूसरा प्रश्न करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर ना हो की पहचान कीजिए, यानी हमें गुणांक कौन से होंगे उसकी पहचान करनी है। तो देखो अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 में क्या क्या समझ लिया है, हमने ये समझ लिया है कि जो चर होते हैं और जो अचर होते हैं, जब हम इनको बीजीय संक्रियाओं प्लस माइनस गुणा भाग इनसे संयोजित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है बीजीय व्यंजक, या फिर इसे व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, ये व्यंजक बनता है। अब इसमें जब प्लस और माइनस होता है तब आपके क्या बनते हैं, पद बनते हैं, और जब गुणा और भाग होता है तब क्या बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं। तो ये हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 में समझा। अब इस प्रश्न में हमें समझना है कि ये गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 संख्यात्मक मान है, एक तो 5 है और एक 3 है, लेकिन ये दोनों अचर नहीं है, अचर केवल 5 है। ठीक है, ये आपका 5 है और यहाँ पर जो ये 3 है वो आपका गुणांक है, इसको समझना, ये आपका गुणांक है 3 और ये आपका क्या है, अचर है। ठीक है, अचर क्यों है, क्योंकि इसके साथ चर संख्या संयोजित नहीं है, इससे गुणे के रूप में जो है चर जुड़ा हुआ नहीं है।
जबकि इसमें गुणे के रूप में चर जुड़ा हुआ है। तो ये 3 जो है अचर नहीं है, वो गुणांक है। अच्छा, किसका गुणांक है? x का गुणांक है। x का गुणांक कितना है? 3। ठीक है, अचर कितना है? 5। अब अगर मैं एक उदाहरण लूँ 3t2, ठीक है, तो ये आपका चर हो गया। तो बताओ ये 3 क्या है? ये भी आपका गुणांक है, लेकिन किसका गुणांक है? तो ये t2 का गुणांक है। बात समझ में आई? गुणांक क्या होता है पता चला? चलो अब इन प्रश्नों को करते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न देखो, ठीक है, इसमें आपका जो ये 5 है, ठीक है, वो क्या है? 5 तो यहाँ पर है अचर, है ना। और ये देखो इस यहाँ आगे कितना है? माइनस है, और माइनस का 3 है, और गुणे में t2 है। तो अगर मैं कहूँ t2 का गुणांक बताओ, ठीक है, t2 का गुणांक, तो वो कितना होगा? यहाँ आगे माइनस है तो माइनस का 3 है, यानी t2 से गुणे में कौन है? माइनस का 3 गुणे में है, सीधी भाषा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखो, अगर मैं बात करूँ अचर, तो बताओ यहाँ अचर कौन है? तो यहाँ देखो केवल और केवल एक जो है वो अचर है, ठीक है। लेकिन यहाँ बताओ गुणांक क्या क्या है? तो यहाँ पर देखो दे रखा है t, ठीक है। अब इसके साथ गुणे में कौन है? तो जब यहाँ गुणे में कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब आप समझो कि यहाँ 1 का गुणा हो रहा है, क्योंकि 1 का t से गुणा करने पर क्या आता है? t ही आता है। 1 का किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। इसका मतलब t का 1 से गुणा करने पर t ही आएगा। इसका मतलब है कि t का अगर मुझे गुणांक चाहिए, किसका? t का गुणांक चाहिए, तो वो क्या आएगा? तो t का गुणांक आपका 1 आएगा। कुल मिला के अगर संख्या के आगे कोई भी कुछ भी यहाँ गुणे में नहीं दे रखा हो तो उसका गुणांक 1 होता है। इसी प्रकार t2 का गुणांक कितना है? तो यहाँ पर भी आगे कुछ नहीं है, है ना, तो इसका भी गुणांक 1 है। t3 का गुणांक कितना है? तो t3 का जो गुणांक है वो भी 1 है। फिर इस प्रश्न में देखो, इसमें अचर तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ बताओ इसमें अचर क्या है, तो अचर आप बता सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ +0 कर दो। क्या इसमें 0 जोड़ने पर इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो जो अचर है वो आपका कितना है? 0 है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ गुणांक बताना है, तो देखो पहले x का गुणांक कितना है? तो x का जो गुणांक है वो यहाँ पर कोई भी गुणे में नहीं है, तो कितना है? 1। फिर देखो यहाँ x इंटू वाई है, तो एक्स वाई का गुणांक आपको बताना है। एक्स वाई का गुणांक कितना है? 2। एक्स वाई का गुणांक कितना है? तो वो 2 गुणा हो रहा है इस दोनों से, है ना, तो 2 है। फिर वाई का गुणांक कितना है? तो वाई का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब देखो प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर अचर पद नहीं है, तो अचर आप 0 कर सकते हो। अच्छा, m का गुणांक कितना है? ये सब जो है गुणांक के पद है, यहाँ पर भी गुणांक का पद है और यहाँ पर भी गुणांक का पद है। तो बताओ m का गुणांक कितना? तो m का जो गुणांक है, यानी m के साथ गुणे में कितना है? 100। फिर n का गुणांक, तो n के साथ गुणे में कितना है? बताओ 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अगला देखो, इसमें ये दोनों पद क्या है? ये दोनों ही पद आपके गुणांक के हैं, है ना। तो अब इसमें हमें बताना है कि ये जो p2 और q2 का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर देखो आप इसमें गलती करोगे, इसलिए अच्छे से समझना। यहाँ माइनस और यहाँ इसके साथ कोई गुणे में नहीं है, इसका मतलब 1 गुणे में है ना। तो कुल मिला के कितना गुणा हुआ? माइनस का 1 इससे गुणा हुआ, किससे? p2 और q2 से। फिर pq का गुणांक, ये p2 q2 है, ये pq है, तो pq का जो गुणांक है वो कितना हुआ? तो pq का जो गुणांक है वो आपके कितना है गुणे में? 7 है, तो 7 गुणांक हो गया। इसी प्रकार देखो a का गुणांक, तो a का गुणांक आपके है 1.2, क्योंकि 1.2 है गुणे में। फिर b का गुणांक, तो b का गुणांक कितना होगा? 0.8। अब 7वां है 3.14, और इससे गुणे में कौन है? r2, यानी ये चर हो गया और ये आपका गुणांक हो गया। अच्छा, चर क्या है? r2 का जो गुणांक है ना, वो कितना है? 3.14।
फिर यहाँ देखो, इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा। यहाँ गुणे का निशान होता है और ये वितरण का नियम हम यहाँ लगाएंगे। वितरण का नियम क्या होता है कि अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या गुणे में है तो 2 का गुणा इससे भी होगा और 2 का गुणा इससे भी होगा। तो 2 का गुणा l से कितना हो गया 2l, फिर ये प्लस का निशान, फिर 2 का गुणा b से ये हो गया 2b। तो अब देखो l का जो गुणांक है वो कितना है, l का गुणांक आपके है 2 और b का गुणांक कितना है, b का गुणांक भी कितना हो गया 2 हो गया। फिर इसमें देखो y का गुणांक कितना है, तो y का जो गुणांक है वो है 0.1 और y की घात 2, ये y की घात 2 है, y की घात 2 का गुणांक कितना है, तो y की घात 2 का गुणांक है 0.01। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 3 करना है। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न का 4 संख्या ए है, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। यानी पद कब बनते हैं, जब प्लस माइनस आता है। जैसे इस बीजीय व्यंजक में देखो 2 पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, इसमें भी 2 पद, पहला पद दूसरा पद, इसमें 3 पद 1 2 3 है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें वे पद पहचानने हैं जिसमें x है, यानी इसमें से किस में x है। जैसे देखो इसमें x है क्या, नहीं है, इसमें x है ना। तो हमने इस पद को पहचान लिया, इसमें x है। फिर इसमें x का गुणांक भी लिखिए, तो x के साथ जो गुणे में है वो हमें बताना है, वो इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। समझ में आया। तो अब मैं इस तरफ जो है यहाँ पर तो लिख देता हूँ x वाला पद, यानी x वाला पद कौन सा है वो लिखना है इसके नीचे, और फिर x का जो गुणांक है वो हमें इसमें लिखना है। जैसे अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूँ तो x वाला पद कौन सा है, ये वाला कौन सा पद, y की घात 2 इंटू एक्स। अच्छा, फिर x का गुणांक क्या है, तो देखो x के साथ गुणे में कौन है, y की घात 2। समझ में आया। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें देखो दोनों में x वाला पद कौन सा है, पीछे वाला, और पीछे वाला यहाँ पर क्या है माइनस, तो वो भी लिखना पड़ेगा -8yx, ये पद है x वाला। अब इसमें x का गुणांक यानी x के साथ जो गुणे में हो रहा है वो पूरा लिखना है। तो x के साथ गुणे में कौन है, -8y, तो यहाँ -8y आ जाएगा। फिर तीसरा देखो, यहाँ x वाला पद कितना है a, यहाँ सिर्फ ये और पहला पद जो है वो x का है। अब x के साथ गुणे में क्या है, कुछ नहीं है, तो कितना है 1 है। फिर ये देखो तीसरा पद x का है, यानी कौन सा पद, zx। फिर x का गुणांक कितना है, z। फिर देखो अगला, इसमें 2 पद x के हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ हम लिखेंगे ये भी पद x का है और ये xy जो है ये भी पद x का है। इस x का गुणांक कितना है 1, और इस x का गुणांक x के साथ गुणे में कौन है y, ये आ जाएगा इधर। फिर देखो इसमें ये जो पद है वो आपका x का है, कौन सा, 12xy की घात 2। फिर x के साथ जो गुणे में है वो गुणांक हो जाएंगे। तो x का गुणांक क्या हुआ, 12y की घात 2, यहाँ से x हटा लो, 12y की घात 2, ये इसका गुणांक होगा। फिर लास्ट में देखो यहाँ है ये x का गुणांक, तो ये x का पद हो गया xy की घात 2। अब कौन है गुणे में, y की घात 2। तो ये आपका हो गया फोर्थ का a। अब हम b देखते हैं, b क्या है। तो फोर्थ का b है, वे पद पहचानिए जिनमें y की घात 2 है। तो इनमें से जो y की घात 2 पद वाला है, y की घात 2 है वो पद पहचानना है। फिर y की घात 2 का गुणांक बताना है, यानी जो हमने a किया वैसा ही है, बस इसमें y की घात 2 की पहचान करनी है। तो बताओ इस प्रश्न में y की घात 2 का पद कौन सा है, ये सेकेंड वाला, और सेकेंड वाले में आगे माइनस भी है, तो -xy की घात 2। अच्छा, y की घात 2 यानी y की घात 2 से कौन गुणे में है, माइनस का x, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। फिर ये वाला देखो कौन है, पहला पद कितना है, 5y की घात 2, कौन है y की घात 2 के साथ गुणे में 5, तो ये उसका गुणांक हो गया। फिर देखो इसमें y की घात 2, एक तो ये पद है और दूसरा ये y है, y की घात 2 नहीं है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 पद है, एक पद तो है माइनस का 15xy की घात 2 और दूसरा पद है प्लस का, ये प्लस का है तो प्लस का निशान नहीं लगाते, लेकिन माइनस का हो तो माइनस का निशान जरूर लगाना है, ठीक है। तो कितना है 7y की घात 2।
तो इसका गुणांक क्या हुआ, माइनस के 15x, माइनस के 15x, और y की घात 2 का गुणांक कितना हुआ, 7। ये हुआ कंप्लीट प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पद कब बनते हैं, जब चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस होता है तब पद बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कितने पद है। एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। उन्हें हमें वर्गीकृत यानी बांटना है। जैसे पहला प्रश्न देखो, 4y माइनस 7z, तो यहाँ माइनस आया, तो यहाँ कितने पद बने, एक और ये दो, तो ये कौन सा है, ये द्विपद है, द्विपदी, है ना। और इसको हम कहेंगे व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। फिर ये यहाँ पर देखो एक भी प्लस माइनस नहीं है, यानी इसमें केवल एक पद है, तो ये हो गया एक पदी। फिर उसके बाद तीसरा देखो, इसमें प्लस और यहाँ माइनस है, यानी कुल कितने पद है, ये 1, 2 और 3, यानी ये कौन सा है, त्रिपदी है, त्रिपदी व्यंजक। फिर इसमें देखो, इसमें भी प्लस माइनस नहीं है, तो केवल एक पद है, तो ये आपका एक पदी हो गया, एक पदी व्यंजक। फिर इसमें देखो तीन पद, 1, 2, 3, तो ये हो गया त्रिपदी। फिर इसमें दो पद, 1, 2, ये हो गया द्विपदी। फिर इसमें देखो यहाँ एक माइनस है, तो ये एक और ये दो, कुल मिला के कितने पद, द्विपद। और यहाँ केवल एक पद है, तो ये हो गया एक पदी। फिर उसके बाद इसमें देखो तीन पद, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी। फिर इसमें देखो, इसमें भी दो पद, 1, 2, ये हो गया द्विपदी। इसमें भी दो पद है, द्विपदी। इसमें कितने, 1, 2, 3, तीन पद है, तो ये हो गया त्रिपदी या त्रिपद। तो ऐसे हमको इनको वर्गीकृत करना है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म यानी जोड़े समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। अब ये समान पद क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे मैंने यहाँ कुछ पद लिखे, मैंने दो पद लिखे, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3x और यहाँ मैंने लिखा 4, मेरे पास ये दो पद है। अब मुझे बताना ये समान है या नहीं है। समान पद का मतलब होता है, समान पद का मतलब होता है सजातीय, यानी अपनी जाति का, ठीक है, सजातीय। अब ये जो पद है वो किसका पद है, x का, और ये जो पद है वो आपका अचर पद है, यानी इसके साथ कोई चर जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों असमान है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5y और मैंने इधर लिखा 9y, तो इसकी जाति y है, इसकी भी जाति y है, तो ये दोनों y के पद है, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, समान पद है, समान पद है। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा 5x और 5y, तो ये x है और ये y का पद है, यानी इसमें कुल 5x है और इसमें 5y है, तो ये असमान है, समान नहीं है, असमान है। क्यों, क्योंकि ये x के पद है और ये y के पद है। बात समझ में आ गई, समान क्या होता है, असमान क्या होता है। अब हमें उत्तर बताने हैं। तो जैसे देखो पहला, ये अचर पद है और ये भी अचर पद है, इसका मतलब ये क्या है, सजातीय है, यानी समान पद है, समान पद। दो अचर पद समान पद होते हैं, ठीक है। फिर देखो ये किसका पद है, x का पद है ये, और ये भी x का पद है, तो इसका मतलब ये भी समान पद है। फिर देखो ये x का पद है लेकिन ये y का पद है, तो इसका मतलब ये असमान पद है, असमान पद। ये xy का पद है, ये भी xy का पद है। अब ये 14xy है, ये 42xy है, लेकिन है तो xy, इसलिए हम कहेंगे ये समान पद है, समान पद। अब देखो यहाँ m की घात 2 है और यहाँ m है, यहाँ p है और यहाँ p की घात 2 है, तो दोनों ही अलग अलग है, तो हम कहेंगे असमान पद। और नेक्स्ट देखो यहाँ xz है और यहाँ x की घात 2, z की घात 2, तो दोनों अलग है ना, तो हम कहेंगे असमान पद। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 12.1 हुई कंप्लीट।
और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, है ना। प्लेलिस्ट आपको मैंने बता दी है। वीडियो के शुरुआत में 1 मिनट होने के बाद यहाँ आई बटन आता है, तो उस आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी।